नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार के हाथ लगी है चीन की एक सबसे बड़ी कमजोरी। चीन की कमर तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने ले लिया ये बड़ा फैसला। वहीं अब पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान, बंद होगा 3 नदियों का पानी। साथ ही ये भी बताएंगे कि सीमा पर भारत ने बना ली है दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क, देखता रह गया चीन। साथ ही बताएंगे कि भारत में बेकाबू होते कोरोना पर मोदी क्या चलाएंगे ब्रह्मास्त्र। चीन ने कोरोना वैक्सीन पर सुनाई एक अच्छी खबर। वहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है 21 जून को। 21 जून को दुनिया खत्म होने का क्यों किया जा रहा है दावा। तो दोस्तों, सभी खबरें आपको विस्तार से एक एक करके बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सीमा पर डटी हमारी इंडियन आर्मी के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं आज की बड़ी खबरें। नेपाल की सरकार आंखें मूंदकर भारत से उलझने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन नेपाल की जनता अब पीएम केपी शर्मा ओली से बेहद नाराज चल रही है और वहां की मीडिया ने पीएम ओली के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। देश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने केपी शर्मा ओली को चेतावनी दी है कि राष्ट्रवाद के नाम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से जुड़े उनके कदम नेपाल को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए नेपाल और भारत के पास बातचीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इससे ये साफ हो रहा है कि नेपाल की जनता खुद वहाँ की सरकार से दुखी है। वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक दैनिक के संपादक प्रहलाद रिजल ने कहा है कि नेपाल द्वारा काला पानी को शामिल करते हुए नक्शे को फिर से तैयार करना और प्रतिनिधि सदन द्वारा उसे अनुमोदित करना, इन सब में केपी शर्मा ओली की सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसके नतीजे बड़े भयानक साबित होने वाले हैं। रिजल ने ये चेतावनी भी दी है कि ओली सरकार के कदम से भारत और नेपाल के बीच जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जो महंगा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि ओली सरकार ने ये कदम चीन के कहने पर किया है। अगर ये सही है तो ये नेपाल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पाकिस्तान की नीच हरकतों के कारण अब भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए अब भारत एक बड़ा फैसला लेने वाला है। अब मोदी सरकार भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं जाने देगा और इसे रोकने के लिए एक बड़ी योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान में बह रही अखंड भारत की 6 में से 3 नदियों का भारत के हिस्से का पानी वहां जाने से रोकने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को यह पानी मिलेगा। महाराष्ट्र के नागपुर से गुजरात भाजपा की जनसंवाद डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अहिंसा और शांति में विश्वास करता है। गडकरी ने कहा कि अखंड भारत में 6 नदियां थी, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों से गुजरती हैं। बंटवारे के मुताबिक 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए आरक्षित था, जबकि बाकी 3 नदियों के पानी का इस्तेमाल भारत को करना था। हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान में ही बह रहा है। अब मोदी सरकार भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए काम कर रही है। भारत चीन की धमकियों से 1 इंच भी नहीं हिला है और इसका उल्टा भारत ने युद्ध स्तर पर सीमा पर सड़कों का जाल फैलाना शुरू कर दिया है। भारत के ऐसे सख्त रवैये की चीन ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब भारत ने दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क को तैयार कर लिया है, जो चीन को बड़ा झटका देने के लिए पर्याप्त है। दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक गल्हार संसारी मार्ग का काम सीमा सड़क संगठन ने अब पूरा कर लिया है। इसे भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इसे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से हिमाचल प्रदेश तक अब सीधे जुड़ गया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक किश्तवाड़ के सुदूर पद्दार क्षेत्र से अलग अलग गांवों को संपर्क मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स की 118 सड़क निर्माण कंपनी द्वारा यह नया बाईपास रोड बनाया गया है। इस सड़क के जरिए सभी प्रकार के वाहनों का 1 वर्ष के लिए आवागमन निश्चित किया गया है। सड़क का काम पूरा हो जाने की वजह से पहाड़ी जिलों के विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह सड़क किसी न किसी पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिसमें सुरंग भी हैं, जो अधिकतर
कठोर चट्टानों की मदद से बनाई गई है। इस सड़क का निर्माण कार्य अगस्त 2018 से शुरू हो गया था, जो अब जाकर समाप्त हुआ है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक और वैक्सीन ने लोगों में उम्मीद जगाई है। चीन की सिनोवैक बायोटेक कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन ट्रायल में काफ़ी असरदार साबित हुई है। कंपनी ने इस वैक्सीन का नाम कोरोना वैक रखा है। कंपनी ने कहा है कि कोरोना वैक ने पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में इम्यून रिस्पॉन्स हासिल कर लिया है। बीजिंग स्थित इस कंपनी ने कहा है कि इस वैक्सीन का कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। 15 दिनों के अंतराल पर दी गई इस वैक्सीन के 2 हफ्तों के बाद 90% से भी अधिक लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित हुई है। चीन में पहले और दूसरे चरण का ये ट्रायल 18 से 59 आयु के 743 स्वस्थ लोगों पर किया गया था। अभी उस समूह के डेटा का इंतजार है जिन पर वैक्सीन के ट्रायल 28 दिनों के अंतराल पर किए गए हैं। सिनोवैक अपने वैक्सीन के परिणाम एक डेमेज जर्नल में प्रकाशित करने की योजना बना रहा है। सिनोवैक की वैक्सीन चीन के उन 5 प्रयोगात्मक शॉट्स में से एक है जो मानव परीक्षण के महत्वपूर्ण अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके सार्वजनिक उपयोग को जल्द ही मंजूरी मिल पाएगी। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी रविवार सुबह से लापता हैं। लापता होने वाले दोनों ही कर्मचारी उच्चायोग में CISF के ड्राइवर हैं। सरकारी काम से दोनों ड्राइवर बाहर गए थे, लेकिन जगह पर वो नहीं पहुंचे। भारत ने पाकिस्तान के सामने यह मुद्दा उठाया है। भारत ने पाकिस्तान की अथॉरिटी से संपर्क किया है। 31 मई को ISI के लोगों ने बाइक से उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया का पीछा किया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। भारतीय राजनयिक कार से कहीं जा रहे थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सदस्य बाइक से उनका पीछा कर रहा था। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक का उत्पीड़न किस तरह से किया जा रहा है, इसका ये सबूत था। भारत ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर जांच करवाने की मांग की है। साल 2020 अब तक बेहद भयानक रहा है और अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में दावा किया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक दुनिया का अंत ही हो जाएगा। यह विचित्र अवधारणा एक प्राचीन कैलेंडर माया पर आधारित है, लेकिन आज पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पहली बार 1582 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले कई अलग अलग तरह के कैलेंडर्स का इस्तेमाल हो चुका था। इसमें माया कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर भी शामिल हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी के लगने वाले समय को अधिक बेहतर ढंग से दिखाता है। जूलियन कैलेंडर इस परिक्रमा को ठीक से नहीं दिखाता था, इसलिए हर साल 11 दिन घट जाते थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक आज अगर हर साल कम हुए इन 11 दिनों का हिसाब लगाएं तो वास्तव में हम 2020 में नहीं बल्कि 2012 में जी रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2012 के शुरू होने से पहले ही कई विशेषज्ञों ने दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। हाल ही में एक वैज्ञानिक पाउलो टागालोग ने इसे लेकर एक ट्वीट किया था जो अब डिलीट हो चुका है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार दुनिया टेक्निकली 2012 में जी रही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर शिफ्ट होने की वजह से हर साल करीब 11 दिन कम हुए हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के 268 सालों के तहत यानी कि 1752 से लेकर 2020 में हर साल 11 दिन कम हुए हैं। इन 11 दिनों को 268 से गुणा करने पर कुल दिनों की संख्या 2948 दिन बनती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक दुनिया खत्म होने की सही तारीख 21 जून 2020 है। अब अगर कुल दिनों की संख्या को हम साल के 365 दिनों से भाग करें तो परिणाम निकलता है 8 साल। यानी जूलियन कैलेंडर पर हम वास्तव में साल 2012 में ही जी रहे हैं और इस सिद्धांत के निर्माता इसी वर्ष को दुनिया के अंत के रूप में देखते हैं। इस पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा था कि यह कहानी सुमेरियन द्वारा खोजे गए ग्रह निब्रू नाम के ग्रह से मिलान के बाद शुरू हुई थी। भविष्यवाणी करने वालों ने पहले मई 2003 में धरती पर कयामत आने की बात कही थी। मई 2003 में हुई इस भविष्यवाणी का जब कोई असर नहीं हो पाया तो इस दुनिया के सर्वनाश का समय दिसंबर 2012 बताया गया, जो कि माया कैलेंडर के जीवन चक्र पर आधारित था। इससे पहले स्पेस एजेंसी ने साल 2012 में आई आपदाओं और नाटकीय परिवर्तनों को लेकर कहा था कि इसमें विज्ञान कहाँ है, सबूत कहाँ है, ये सिर्फ काल्पनिकता है। किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज या फिर इंटरनेट पर फैलाई जा रही अफवाहों के तर्ज पर हम साक्ष्यों को नहीं बदल सकते हैं।